नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी की कक्षा में, जहां पे हम लोग जो तंत्रिकीय तंत्र को नियंत्रण और समन्वय की क्रिया को पढ़ने जा रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि नियंत्रण और समन्वय की जो क्रिया है वो वस्तुतः है क्या। और वहाँ पे हम लोगों ने एक और चीज़ जाना था कि दो तरह से नियंत्रण की क्रिया जो होती है, समन्वय की क्रिया जो होती है, वो मानव शरीर के अंदर होती है। एक तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण के बारे में हम लोग नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। हम वहाँ पे इस बात की चर्चा किए थे कि रासायनिक नियंत्रण जो होता है वो मुख्यतः हार्मोन्स के द्वारा होते हैं, जबकि अगर हम तंत्रिकीय नियंत्रण की बात करें तो तंत्रिकीय नियंत्रण जो है वो एक विकसित तंत्रिकीय तंत्र के द्वारा, जो हम बताए थे कि विकसित जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में एक विकसित तंत्रिकीय तंत्र पाए जाते हैं, तो उसके द्वारा जो है तंत्रिकीय नियंत्रण की क्रिया होती है। तो हमारी तंत्रिका केंद्र है, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, दरअसल मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है, जिसको कि हम लोग तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में भी जानते हैं, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका या नेफ्रॉन कहते हैं। हम लोग पिछले क्लास में नेफ्रॉन की एक विस्तृत चर्चा कि नेफ्रॉन की क्या बनावट होती है, फिर वो कैसे कार्य करते हैं, संवेदी न्यूरॉन क्या है, प्रेरक न्यूरॉन क्या है, इन तमाम बातों पर हम लोगों ने विस्तृत रूप में चर्चा की थी। आज हम लोग इस क्लास में जो है वो देखेंगे कि तंत्रिकीय नियंत्रण को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, मतलब हम लोग तंत्रिका तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं। और तंत्रिका तंत्र के जानकारी के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो रासायनिक नियंत्रण है उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र को। आई होप कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास होगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होंगे। चलिए देखते हैं तंत्रिका तंत्र को, जिसको कि हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है, इसकी चर्चा चूंकि पिछले क्लास में हो चुकी है। मतलब ये हम मुख्य रूप से जान लिए हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है, मानव शरीर के अंदर जो है, संपूर्ण जो क्रियाएं हैं, जो भी जैविक क्रियाएं हैं, जो जैव प्रक्रम हैं, जो हमारे शरीर की जो उपापचय क्रियाएं हैं, शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न तंत्र हैं, उन सभी तंत्रों का एक तरह से नियंत्रण की क्रिया जो होती है वो एक विकसित तंत्र के द्वारा होता है, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और अगर हम बात करें तो तंत्रिका तंत्र को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। तंत्रिका तंत्र को एक हो गया आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको अगर हम कहें शॉर्ट में तो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। दूसरा जो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे इन चीज़ों को और बहुत ही आसान लगेगा आपको। इस बायोलॉजी की कक्षा को पढ़ने के बाद लगेगा कि एक जटिल टॉपिक बहुत ही सरल रूप से आपके जो मस्तिष्क में जो है वो एक तरह से इंस्टॉल हो जाएगी। बहुत ही आराम से आप इसको सारे चीज़ को समझ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। कहीं पे आपको याद करने जैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चर्चा हो रही थी कि तंत्रिका तंत्र के तीन हिस्से हो गए, इसको हम लोग तीन भाग में बांट देते हैं। पहला हिस्सा जो है, जिसको कि हम लोग कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। जो दूसरा तंत्रिका तंत्र का जो हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको कि हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं। और तीसरा जो हिस्सा है वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के रूप में इसको यानी ANS के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि तंत्रिका तंत्र को तीन हिस्सों में बांट दिया: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको हम CNS, PNS और ANS के रूप में जानते हैं।
अब आते हैं कि हम लोग बारी बारी से चूंकि इन तीनों हिस्सों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आज की हमारी मुख्य टॉपिक यही होगी। लेकिन हम एक सामान्य परिचय जो है इन दोनों से भी हम आज कर लेते हैं, उसके बाद इस पर विस्तृत चर्चा जो है वो अगले क्लास में जारी रहेगी। तो ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके अंतर्गत हम लोग मुख्यतः जो ह्यूमन ब्रेन है, मतलब मानव की मस्तिष्क और मेरू रज्जु, ये इन दोनों चीज़ों की, मस्तिष्क और मेरू रज्जु की यानी ह्यूमन ब्रेन की और स्पाइनल जो कोड है, इसकी हम लोग अध्ययन जो है एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन की क्या बनावट होती है, मेरू रज्जु वो किस तरह से जो है वो नियंत्रण का कार्य करता है। इन तमाम बातों को हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जानेंगे। ये जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से जो है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को, ये जो आप देख रहे हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, मतलब कि कपाल की तंत्रिका और जो मेरु तंत्रिकाएं हैं, उन तंत्रिकाओं के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में अध्ययन करते हैं। जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है ANS, इसके अंतर्गत जो हम लोग आंतरिक शरीर की जो विभिन्न हिस्सों की जो आंतरिक तंत्रिकाएं हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, और ख़ास करके हम लोग इसके अंतर्गत जो हमारी रक्त वाहिनियों की, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जो आपको नर्व्स हैं, उसकी जो तंत्रिकाएं हैं, उसके बारे में हम लोग जो अध्ययन है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत करते हैं। तो ये हो गया हमारे तंत्रिका तंत्र का 3 हिस्सा, जहाँ पे हम लोग पहले हिस्से में ह्यूमन ब्रेन और क्या कहते हैं मेरू रज्जु की, मतलब ये स्पाइनल कोड की हम लोग बनावट, उसके बारे में संरचना आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो हिस्सा हो गया, इसके अंदर हम लोग जो है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में जो है वो अध्ययन करते हैं। जबकि तीसरी जो आपको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जो नर्व्स हैं, उसकी जो तंत्रिकाएं हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र के रुधिर वाहिनियों की जो तंत्रिकाएं हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS के बारे में हम लोग जानेंगे। और देखते हैं कि ये जो CNS है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि मतलब संपूर्ण मानव शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र का जो नियंत्रण करता है, उसका जो मुख्य हिस्सा है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। न केवल ये एक हमारे शरीर का, बल्कि अगर आप एक हमारे शरीर की जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है, उस संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का भी जो नियंत्रण जो है CNS के द्वारा, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं ह्यूमन ब्रेन को, मानव मस्तिष्क की, जो अगर आप समझिए तो पूरे तंत्रिका तंत्र का ये सबसे अहम अंग है। ये ह्यूमन ब्रेन जो है, मनुष्य की जो मस्तिष्क है, वो एक अत्यंत कोमल संरचना है। और अगर आप इसकी बनावट को देखिएगा तो एक बहुत ही ये जटिल बनावट वाला एक कोमल अंग है, लेकिन ये एक विकसित अंग है। क्योंकि आपको हमने पहले बताया होगा कि बहुत सारे जो ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय जीव हैं, या जिनके तंत्रिका तंत्र का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता, तो उसमें एक विकसित मस्तिष्क भी जो है, एक ब्रेन भी नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आप जो कार्डेटा समूह के जो जीव हैं वहाँ पे देखिएगा, या आपको हमने कहा था कि सिलिंटरेटा संघ से लेके और जो कार्डेटा संघ तक के जो जीव हैं, वहाँ पे देखिएगा कि एक विकसित तंत्रिका तंत्र जो है वो पाया जाता है। और अगर आप ह्यूमन ब्रेन की बात करें, मनुष्य के ब्रेन की बात करें, तो हम जानते हैं कि मनुष्य की ब्रेन जो है वो जीवधारियों में जो है वो सबसे विकसित जो है ब्रेन मानी जाती है। क्योंकि जो बुद्धि मापन की जो इकाई है, आप लोग पढ़े होंगे कि बुद्धि मापन की इकाई को हम लोग IQ लेवल कहते हैं। तो जितने भी जीवधारी जो हैं वो
वो इस पृथ्वी पर या इस जगत में हम लोग मानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं उसमें जो है ह्यूमन ब्रेन की जो आईक्यू लेवल है वो सबसे बेहतर होती है, सबसे अच्छी होती है। इसीलिए जितने भी जीवधारी है उसमें सबसे बुद्धिमान जो जीव है वो मनुष्य ही कहलाता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की जो आईक्यू लेवल है वो अन्य जीवधारियों की तुलना में जो है वो बहुत ही अधिक होती है। और ये एक जटिल संरचना है। आमतौर पे अगर हम समझे तो ह्यूमन ब्रेन का जो निर्माण है वो माँ के गर्भ में ही, मतलब भ्रूण के रूप में ही जो है, जब शिशु होता है तो उसी समय उसके में सबसे पहले मस्तिष्क का ही निर्माण होता है। तो मस्तिष्क के बनने की क्रिया जो है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। लेकिन प्रायः हम बायोलॉजी के टर्म में ऐसे समझते हैं कि जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो एक पूर्ण रूप से विकसित ब्रेन हो जाता है। 6 वर्ष तक जो है ब्रेन का संपूर्ण विकास हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के जो बाद जो है, या जो माँ की गर्भावस्था में जब बच्चे होते हैं तो उस समय और जन्म के 6 वर्ष तक की अवस्था तक जो है वो उसके ब्रेन का तेज़ी से उस समय विकास होता है। तो इसलिए उस समय उसके पोषण पर जो है या उसके आहार पर जो है वो विशेष ध्यान रखनी चाहिए। हमें ऐसे पदार्थ देने चाहिए ताकि शिशु के ब्रेन का जो है वो संपूर्ण रूप से विकास हो सके, क्योंकि उस समय ब्रेन सबसे तेज़ी से वृद्धि और विकास की जो क्रिया है उसको पूरा करता है, सबसे तेज़ी से डेवलप होता है। और अगर हम सामान्यतः ह्यूमन ब्रेन के वजन की बात करें, इसके आयतन की बात करें, तो एक सामान्य रूप से अगर समझिएगा तो एक सामान्य जो वयस्क मनुष्य है उसके ब्रेन का आयतन 1650 ml होता है। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं परीक्षाओं में वो उसमें काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ह्यूमन ब्रेन का जो है आयतन कितना होता है। तो मनुष्य की जो मस्तिष्क है उसका आयतन जो है 1650 ml होता है। और अगर आप इसकी वज़न की बात करेंगे तो लगभग जो है वो 1.5 kg जो है इसका वज़न होता है। कहीं कहीं आपको 1400 ग्राम भी लिखा मिलता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग इसके भार को जो है वो 1.5 kg मानते हैं। ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी आप देखिएगा तो जो फीमेल ब्रेन की जो वज़न होती है और जो मेल ब्रेन की जो वज़न होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि फीमेल ब्रेन की वज़न थोड़ी कम होती है और मेल जो ब्रेन होती है उसकी वज़न सामान्यतः थोड़ी अधिक होती है। अब यहाँ पे इससे ये मतलब नहीं निकाल लेना है कि मतलब मेल जो ब्रेन है वो ज़्यादा आईक्यू लेवल वाले हो गए, या और फीमेल ब्रेन जो है वो उसका वज़न कम होता है तो वो मंद बुद्धि के होते हैं। हाथी का ब्रेन बहुत बड़ा होता है तो इसका ये मतलब थोड़े ही है कि वो बहुत बुद्धिमान हो गया। तो उस बुद्धि का मापन जो है वो आईक्यू लेवल से होता है। तो ये सामान्यतः जो है इसको हम एक मिथ कहते हैं, एक मिथ के रूप में ही लेना चाहिए कि सामान्यतः जो है वो औरतों की जो ब्रेन होती है उसकी आईक्यू लेवल जो है पुरुषों के आईक्यू लेवल के तुलना में कम होता है। ऐसा जो है मेरे ख्याल से ये शायद सही ना हो। अब आते हैं हम लोग की जो हम चर्चा कर रहे थे कि ह्यूमन ब्रेन जो है, अगर आप इसकी बात कीजिए कि मस्तिष्क की बात कीजिए तो हमने पहले भी कहा कि न केवल ये शरीर के सभी अंगों का, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं या हमारे शरीर के जो अंग तंत्र हैं, न केवल उसका नियंत्रण बल्कि खुद तंत्र का भी अगर आप देखिएगा कि नियंत्रण जो है तो वो मस्तिष्क के द्वारा ही होती है, ब्रेन के द्वारा ही होता है। और जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं मनुष्य के शरीर के अंदर का, चाहे वो ऐच्छिक गति हैं चाहे वो अनैच्छिक गतियां हैं, उन सारी क्रियाओं को अगर आप देखिए तो उन सब का केंद्र बिंदु जो है वो आपको एक तरह से मानव की मस्तिष्क ही है, ह्यूमन ब्रेन ही है। और आप समझ सकते हैं कि ये तंत्र का जो है वो एक तरह से नियंत्रण केंद्र है, मतलब एक तरह से कंट्रोलिंग पावर जो है पूरे शरीर का वो आपको किसके पास है, तो मस्तिष्क के पास है। वही आपको पूरे शरीर को न केवल यहाँ से संतुलित होती है बल्कि उसकी कोऑर्डिनेशन जो होता है, जिसको हमने कहा था कि समन्वय जो है वो जोड़ता है, एक तरह से विभिन्न अंगों को एक दूसरे से संबद्ध करके भी जो है वो रखने का काम करता है, वो मस्तिष्क के ही काम है। अगर आप बाद में देखेंगे कि हम जैसे जैसे मस्तिष्क के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो भी क्षमताएं हैं, हमारी बुद्धि, हमारी चतुराई, या जो हमारे जो मस्तिष्क में जो और भी बहुत सारे मानवीय भाव हैं, जैसे हर्ष हैं, विषाद हैं, प्रेम है, घृणा किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति जो हमारी प्रेम की भावना है, या घृणा के, द्वेष के भाव हैं,
तो ये सारे जो मानवीय भाव हैं वो आपको इस मस्तिष्क में ही उत्पन्न होते हैं, या हमारी बुद्धि चतुराई का केंद्र जो है वो मस्तिष्क ही कहलाता है। जो हमारी स्मरण शक्ति है, जो हमारी ऐच्छिक पेशियाँ हैं, जो हमारी अनैच्छिक पेशियाँ हैं, रोने की क्रिया है या ताप का अनुभव है, भूख लगने की, या हम देखते हैं किसी चीज़ को तो मस्तिष्क के द्वारा ही वो देखने की क्रिया जो है वो पूर्ण होती है। सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो लगभग शरीर के सभी अंग जो हैं वो मस्तिष्क से ही जुड़े होते हैं। उन सबों का संतुलन और नियंत्रण जो है वो मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। और हम लोग इसको मस्तिष्क के जब कार्य को देखेंगे तो वहाँ पे एक बार फिर से हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि मस्तिष्क के क्या सब कार्य हैं। फिलहाल आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक कंट्रोलिंग यूनिट के रूप में हमारे शरीर की एक ऐसी अंग है कि वो एक शरीर की एक कंट्रोलिंग यूनिट है, न केवल शरीर का बल्कि तंत्रिका तंत्र का भी। अगर हम देखेंगे नर्वस सिस्टम का जो है वो कंट्रोल जो है, उसका समन्वय जो है वो शरीर के अन्य अंगों के साथ संबद्ध करने का जो कार्य है वो मस्तिष्क का ही कार्य है। मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और एक बहुत ही जटिल संरचना वाला अंग है। अगर आप ह्यूमन ब्रेन को समझने का प्रयास करें कि ह्यूमन ब्रेन की बनावट कैसे होती है, तो हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को तो समझ ही गए हैं कि ब्रेन जो होता है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो 1650 ml उसका आयतन होता है, लगभग 1.5 kg जो है वो उसका वजन होता है। और ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक मस्तिष्क कोश या जिसको हम क्रेनियन कहते हैं, वो क्रेनियन के अंदर जो होता है वो बंद होता है। मानव मस्तिष्क जो है वो एक विशेष अस्थिनुमा संरचना होती है, एक विशेष तरह की अस्थि से आप कहते हैं, उसके अंदर वो घिरा होता है, बंद होता है ह्यूमन ब्रेन, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ये मस्तिष्क कोश कहते हैं, या उसको हम लोग क्रेनियन कहते हैं। और क्रेनियन की जो भीतरी परत है, अगर आप देखिएगा तो क्रेनियन की भीतरी परत जो है वो मेनिनजेज कहलाती है। और मेनिनजेज जो है इसको एकदम समझने का प्रयास करना बहुत ही आसान लगेगा आपको। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम इस जटिल चीज़ को जो है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को जो है वो आसान नहीं बना सकते हैं। और मेरी यही कोशिश है, इस क्लास की यही उद्देश्य है, यही हमारी मुहिम है कि हमारे बच्चे जो हैं वो आसानी से सरल शब्दों में जो है वो चीज़ों को वो मतलब एक कलेक्ट करने की तरह जो हम पढ़ते हैं कि गैदर करना, कलेक्ट करना, चीज़ों को संग्रहित करने के सेंस में नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको चीज़ों को समझना है, एक दूसरे से रिलेट करना है, और फिर हम आसानी से उसको सरल शब्दों में अपनी भाषा में उसको समझते चले जाएंगे। और कम से कम चीज़ें जो है हमें याद करनी रह जाएगी, वो सारे चीज़ जो है हम समझ के सेंस में लेके आ जाएंगे। तो हम बतला रहे थे यहाँ पर कि मस्तिष्क जो होती है वो क्रेनियन के अंदर जो है वो एक विशेष तरह की जो अस्थि है उसके अंदर बंद होती है। और क्रेनियन की भीतरी परत जो होती है उस भीतरी परत को हम मेनिनजेज कहते हैं। दरअसल ये मेनिनजेज जो है वो 3 परतों की जो है, यानी 3 स्तरों वाली एक झिल्ली होती है, उस 3 स्तरों वाली एक झिल्ली से बना होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि मेनिनजेज जो होती है उसके 3 स्तरीय झिल्ली होते हैं, मतलब 3 परत होते हैं उसके। जो उसमें सबसे बाहरी परत है जिसको हम लोग ड्यूरामेटर कहते हैं, जो बीच वाली जो झिल्ली है, बीच वाली जो परत होती है उसको हम लोग ऑर्केनाइड कहते हैं। और सबसे जो आंतरिक जो परत होती है, सबसे अंदरूनी परत जो होती है उसको हम लोग पायामेटर कहते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखेंगे हम लोग कि मेनिनजेज की जो है सबसे बाहरी जो परत हो गई, जो सबसे बाहरी आवरण हो गई वो ड्यूरामेटर हो गया। इसके बीच वाली जो झिल्ली है उसको हम लोग आर्केनाइड कहते हैं, और जो सबसे भीतरी जो झिल्ली है, सबसे भीतरी जो परत है उसको हम लोग जो है पायामेटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो आप देखते हैं कि ये ऑर्केनाइड और पायामेटर जो ये झिल्ली, जो मेनिनजेज की जो ये मध्यवर्ती स्तर और सबसे आंतरिक जो ये परत है, इसके बीच का जो स्पेस होता है, इन दोनों परतों के बीच जो स्पेस होता है, दरअसल उस स्पेस को हम, तो ये जो आपने देखा कि ऑर्केनाइड और पायामेटर मतलब कि मेनिनजेज का जो मध्यवर्ती स्तर है और जो उसकी सबसे आंतरिक जो परत है, आंतरिक जो झिल्ली है,
आपको उन दोनों परतों के बीच, उन दोनों झिल्लियों के बीच जो स्पेस होता है, जो आपको एक जगह बनती है, उसको हम लोग सब आर्केनाइड स्पेस के नाम से जानते हैं। और दरअसल उन दोनों परतों के बीच जो है आपको एक विशेष प्रकार की जो द्रव है, बहुत ही महत्वपूर्ण वो द्रव है जो पाया जाता है, जिसको कि हम लोग प्रमस्तिष्क मेरु द्रव के नाम से जानते हैं। और ये सामान्यतः जो है उस सेरिब्रोस्पाइनल द्रव के नाम से जो है वो CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कई दफ़े जो है विभिन्न सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि मस्तिष्क के अंदर जो वो स्पेस पाया जाता है आपको मेनिंजेज के परतों के बीच, वहाँ पे कौन सा वो द्रव पाया जाता है। तो उस द्रव को हम लोग प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, या ज़्यादा जो प्रचलित नाम है इसका जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं, जो SF, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये जो द्रव है आपको सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, दरअसल ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से एक तरह से बचाने का काम करता है। मस्तिष्क पर जब बाहरी चोट लगती है, आघात लगती है, तो दरअसल वो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो है उस आघात को जो है वो सहन करता है, और उसके आंतरिक परत, उसके अंदरूनी परत पर जो है उस चोट का असर जो है वो नहीं होता है, जिसके कारण सेरिब्रोस्पाइनल द्रव के कारण ही। इसके अलावा आप देखिएगा कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क का पोषण करना और मस्तिष्क को नम बना कर रखना जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का ही काम है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मस्तिष्क के हम संरचना को देख रहे हैं कि मानव मस्तिष्क की संरचना जो है वो किस तरह की होती है, ये जटिल संरचना कैसे होती है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मानव मस्तिष्क के संरचना को हम लोग जानने के लिए, यहाँ पे तो हमने मस्तिष्क का एक सामान्य ढांचा कि मस्तिष्क क्या है, वो उसके क्या अपने एक इम्पोर्टेंस है, और सामान्यतः जो है उसकी एक संरचना किस तरह की होती है, उसके आयतन, उसके वजन किस तरह के होते हैं। अब हम लोग मस्तिष्क के अध्ययन के लिए, उसको थोड़ा विस्तृत रूप में समझने के लिए क्या करते हैं, मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और तब हम लोग बारी बारी से उन तीनों पार्ट का अध्ययन करेंगे, तब जाके हम मस्तिष्क की एक संपूर्ण संरचना को, एक उसकी विस्तृत रूपरेखा को हम लोग भली भांति ढंग से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग कि मानव मस्तिष्क को हम क्या करते हैं कि 3 भाग में, 3 पार्ट्स में उसको हम बांट लेते हैं, 3 हिस्सों में उसको हम बांटते हैं। एक हो गया आपको अग्र मस्तिष्क, बीच वाला जो हिस्सा हो गया उसको हम लोग मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और मस्तिष्क का जो एक सबसे आंतरिक हिस्सा हो गया जिसको हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग मस्तिष्क को सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 भाग में उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। एक हो गया आपको अग्र मस्तिष्क जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, दूसरा हो गया आपको मध्य मस्तिष्क जिसको हम मिड ब्रेन कहेंगे, और तीसरा हो गया आपको पश्च मस्तिष्क जिसको हम लोग हिंड ब्रेन कहेंगे। तो ये हो गया आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले इसमें हम बतला दें कि ये जो आप अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन जो है, ये प्रोजेनसेफ्लॉन के द्वारा, इसका ये प्रोजेनसेफ्लॉन ही रूपांतरित होकर जो है आप बाद में जो देखिएगा कि वो सेरिब्रम या फिर डायनसेफ्लॉन कैपर्स कैलोसम के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। यानी एक तरह से अग्र मस्तिष्क जो है यानी फोर ब्रेन जो है वो प्रोजेनसेफ्लॉन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। वहीं अगर आप मध्य मस्तिष्क को, मिड ब्रेन को देखेंगे तो ये मिड ब्रेन जो है वो मिसेनसेफ्लॉन के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। और यहाँ पे अगर आप पश्च मस्तिष्क को देखिएगा तो हिंड ब्रेन यानी कि, तो इसको हम रोम्बेनसेफ्लॉन के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। तो ये हो गया आपको प्रोजेनसेफ्लॉन, मध्य मस्तिष्क हो गया आपको मिसेनसेफ्लॉन, और पश्च मस्तिष्क हो गया आपको रोम्बेनसेफ्लॉन के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब ध्यान देना है हमको कि हम लोग अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक है आपको सेरिब्रम जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, या इसको हम लोग बृहद मस्तिष्क के रूप में भी जानते हैं। चूंकि हम लोग देखेंगे अभी इसको कि ये मानव मस्तिष्क का मतलब ह्यूमन ब्रेन का एक लार्जर पार्ट जो है, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो प्रमस्तिष्क का ही बना होता है, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। तो अग्र मस्तिष्क को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन। ठीक है। और फिर इस डायनसेफ्लॉन को हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं, इसके 2 हिस्से हम कर लेते हैं। एक जो हो गया आपको थैलेसम और एक हो गया
हाइपोथैलेसम। कभी कभी आपको देखेंगे यहाँ पर कि लोग अग्र मस्तिष्क को 3 पार्ट में बांटते हैं, एक सेरिब्रम, दूसरा थैलेसम और तीसरा हाइपोथैलेसम। आप इसको थोड़ा बेहतर ढंग से अगर हम समझे तो एक हो गया आपको सेरिब्रम, दूसरा हिस्सा अगर हम अग्र मस्तिष्क को देखते हैं तो वो डायनसेफलॉन है। फिर उस डायनसेफलॉन को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक थैलेसम और दूसरा जो है वो हाइपोथैलेसम, जिसकी चर्चा अभी इसमें हम करेंगे इस क्लास के दौरान। और पश्च मस्तिष्क, इसको भी हम लोग क्या करते हैं 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम कहते हैं, ध्यान रखेंगे कि इसको हम सेरिब्रम कहते हैं और इसकी उच्चारण जो है ये सेरिबेलम कहलाती है, जिसको हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं। और उसके बाद इसके दूसरे हिस्सा को हम लोग जो है वो मस्तिष्क स्टेम कहते हैं, ब्रेन स्टेम। और इस ब्रेन स्टेम को फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक हो गया आपको जिसको हम पॉन्स बेरोलाई कहते हैं और दूसरा जो है वो मेंडुला ऑब्लंगेटा कहलाती है। तो मतलब अगर आप इसको समग्रता समझने का प्रयास करें तो हम एक बार विभाजन को, वैसे जैसे जैसे हम चीज़ों का अध्ययन करते चले जाएंगे तो ये सारी डायग्राम जो है वो खुद हमारी मस्तिष्क में जो है वो फिट हो जाएगी। लेकिन एक बार हम इस डायग्राम को ज़रा सा समझने का प्रयास करते हैं कि मानव मस्तिष्क को, ह्यूमन ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हो गया अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, दूसरा हो गया आपको मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, और तीसरा जो हो गया वो पश्च मस्तिष्क जिसको हम हिंड ब्रेन कहते हैं। और अग्र मस्तिष्क को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक हो गया आपको प्रमस्तिष्क या जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं या उसको हम बृहद मस्तिष्क कहते हैं, दूसरा हिस्सा हो गया डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन को हम 2 पार्ट में हम बांट लेते हैं, एक थैलेसम और एक हाइपोथैलेसम। अगर हम इसको देखें, पश्च मस्तिष्क को देखें तो इसको भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क और दूसरा हिस्सा जो होता है इसका यह मस्तिष्क स्टेम। और मस्तिष्क स्टेम को हम लोग अध्ययन के सुविधा के लिए 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक पॉन्स बेरोलाई और दूसरा जो है वो मेंडुला ऑब्लंगेटा। तो मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसके बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो अग्र मस्तिष्क को आप लोग जान गए कि ये मस्तिष्क का सबसे अगला हिस्सा हो गया। मतलब ये जो आप देख रहे हैं कि ये भूरे रंग की जो आप एक परत देख रहे हैं, ये आपको अग्र मस्तिष्क का पूरा ऐसे हिस्सा हो गया। और अग्र मस्तिष्क को हमने क्या किया, 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा था आपको सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क या जिसको हम लोग बृहद मस्तिष्क के रूप में कहते हैं। हमारी संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो सेरिब्रम का बना होता है, यानी जिसको हम कहते हैं प्रमस्तिष्क का बना होता है। तो ये मस्तिष्क की सबसे बड़ी हिस्सा है, इसीलिए इसको हम लोग बृहद मस्तिष्क भी कहते हैं। और ये जो आप यहाँ से यहाँ तक इस चित्र में देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। दरअसल सेरिब्रम को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये जो है सेरिब्रम के अंदर जो है ये आपको एक अनुदैर्ध्य खांच के द्वारा जो है ये 2 भाग में जो है ये बटे होते हैं, 2 गोलार्ध में जो है वो बटे होते हैं। एक रचना होती है, एक विशेष प्रकार की रचना होती है जो प्रमस्तिष्क को प्रमस्तिष्क गोलार्धों में बांट देती है। मतलब 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध हो जाते हैं, 2 हिस्से हो जाते हैं और उस विशेष रचना को हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। यहाँ पे हमने इस चीज़ को लिख दिया है, कॉर्पस कैलोसम। कई दफ़े ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विशेष रचना के द्वारा जो है वो प्रमस्तिष्क जो है वो 2 हिस्सों में बटे होते हैं। तो प्रमस्तिष्क जो है वो कॉर्पस कैलोसम नामक रचना के द्वारा जो होते हैं वो 2 हिस्सों में जो है वो बंट जाते हैं। दोनों हिस्से जो है वो प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, उस प्रमस्तिष्क गोलार्ध के अंदर अनियमित आकार की जो होती है वो कुछ विशेष तरह की उभारदार संरचनाएं जो होती है इन प्रमस्तिष्क गोलार्धों में पाई जाती है। उन उभारदार संरचनाओं को, मतलब वो जो उभारदार संरचनाएं जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध में पाई जाती है उसको हम लोग गाइरस कहते हैं। और 2 गाइरसों के बीच का भाग, ये जो आप देखेंगे कि इस तरह से अनियमित आकार के जो है ऐसे ये इस तरह के अनियमित आकार के जो ये संरचनाएं हैं, इसको हम लोग गाइरस कहते हैं। और 2 गाइरसों के जो बीच का हिस्सा होता है उसको हम लोग सल्कस कहते हैं। दरअसल
अगर आप समझिएगा तो हमारी जो मस्तिष्क बलकुट है इसकी जो क्षेत्रफल जो बढ़ जाती है वो गाइरस और सल्कस के कारण ही मस्तिष्क की जो प्रमस्तिष्क बलकुट का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्रमस्तिष्क या मस्तिष्क बलकुट का जो है क्षेत्रफल वो किस रचना के कारण, किस संरचना के कारण जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो है, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो हैं उसमें आपको जो है वो अनियमित आकार की जो संरचना है उसको गाइरस कहते हैं, और जहाँ पे आपको देखिएगा कि दो गाइरस मिल रहे हैं उस स्थान को हम लोग सल्कस कहेंगे। और गाइरस और सल्कस के कारण ही जो है मस्तिष्क बलकुट का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। और माना जाता है कि जिसके मस्तिष्क में गाइरस और सल्कस जितने विकसित होते हैं दरअसल वो उतनी तेज ब्रेन का होगा, मतलब उसके ब्रेन की जो आईक्यू लेवल होगी वो अधिक होगी, मतलब वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। और जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में गाइरस और सल्कस की जो विकास होती है, गाइरस और सल्कस की जो वृद्धि होती है वो कम होती है, तो वो मंद बुद्धि वाला जो बच्चा होता है या मंद बुद्धि वाला वो व्यक्ति होता है, उसके मस्तिष्क की जो बुद्धि लब्धि मापन की जो इकाई है जिसको हम आईक्यू लेवल कहते हैं, दरअसल वो आईक्यू लेवल जो है वो कम होगा, यानी कि वो मंद बुद्धि का व्यक्ति होगा। उसके बाद अगर हम समझने का प्रयास करें तो दरअसल ये सेरिब्रम जो है ये कई हिस्सों में जो है उसके जो कपाल की जो सेरिब्रम का जो हिस्सा होता है वो कई लोब में है, जो कई खंडों में जो है उसको वो बांट सकते हैं, हम बटे होते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो है जो कपाल जो है वो 4 तरह के खंडों में 4 लोब में जो है वो बटे होते हैं। एक हो गया आपको फ्रंटल लोब, दूसरा हो गया आपको टेम्पोरल लोब, तीसरा हो गया ऑक्सीपिटल लोब, और चौथा जो है वो पेराइटल लोब होता है। और इन सभी खंडों का ये जो आप विभिन्न कपाल के जो ये लोब देख रहे हैं प्रमस्तिष्क के, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और पेराइटल लोब, दरअसल इन सभी हिस्से के अपने अपने जो होते हैं वो काम होते हैं। जैसे आप देखिएगा कि अगर हमसे पूछा जाए कि पेराइटल लोब का क्या काम होता है, तो हम जो किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने की जो संवेदना होती है दरअसल वो मस्तिष्क के जिस हिस्से को होती है तो वो प्रमस्तिष्क में ही होता है। अगर हम इसको समझे कि प्रमस्तिष्क के किस हिस्से में, किस खंड में या किस लोब में देखने की जो अनुभूति है, संवेदना है, वो मस्तिष्क को होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो पेराइटल लोब है उसमें जो है वो देखने की संवेदना जो है होती है। जैसे अगर हम देखें फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब को अगर हम समझे तो दरअसल जो बुद्धि, सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है, ये सारे जो हैं ये फ्रंटल लोब के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं, उसी के अंदर जो है ये सारी चीज़ जो है वो पाई जाती है। तो इस तरह से मस्तिष्क के जो ये विभिन्न खंड है या प्रमस्तिष्क के जो ये विभिन्न लोब हैं, जो विभिन्न खंड है, उसके अंदर भिन्न भिन्न क्रियाओं की अनुभूति जो है, भिन्न भिन्न क्रियाओं की संवेदना जो है वो मस्तिष्क को, प्रमस्तिष्क को जो है वो प्राप्त होती है। अगर हम समग्रता समझना चाहें इस प्रमस्तिष्क को, तो प्रमस्तिष्क के द्वारा ही हमारे जितने भी मानवीय मनोभाव हैं, जैसे कि हमें किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव अगर मन में जगते हैं या किसी से प्रेम की भाव आती है, तो ये जो मानवीय भाव है, घृणा के भाव हैं, हर्ष, किसी चीज़ को लेके खुशी के भाव होते हैं या दुख के भाव हैं, विषाद के जो भाव होते हैं, तो जितने भी मानवीय मनोभाव हैं वो सभी मानवीय मनोभाव जो है वो इसी हिस्से में उसकी अनुभव जो होती है वो सेरिब्रम में, यानी जो ये सबसे बृहद मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क जो है, उसी को ये सारी अनुभूतियाँ होती है, उसी हिस्से में ये सारी संवेदना होती है। या आप कह सकते हैं कि उसके अलावा कि हमारी बुद्धि, और चूँकि मस्तिष्क को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति जो है वो मस्तिष्क के इसी हिस्से में होती है। या किसी चीज़ को हम याद रख पाते हैं, मतलब जैसे कि आप कंप्यूटर को पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में जो होते हैं वो मेमोरी लगे होते हैं, उसमें हार्ड डिस्क होते हैं, उसमें रैम होते हैं। तो आप देखिएगा कि उसमें भी 2 तरह के मेमोरी होते हैं, एक हार्ड डिस्क होता है, एक रैम होता है। अगर आपने कंप्यूटर को पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी और ह्यूमन मेमोरी में जो एक डिफरेंस है, अगर वहाँ आपने देखा होगा डिफरेंस बिटवीन जो है वो CPU एंड ह्यूमन ब्रेन,
या आप ऐसे कह सकते हैं कि सीपीयू की जो मेमोरी है और ह्यूमन ब्रेन की जो मेमोरी है उसमें क्या अंतर है। आप उस दोनों को अगर हम तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि सीपीयू में जो मेमोरी है वो आपको भुलक्कर मेमोरी नहीं है, जबकि ह्यूमन ब्रेन की जो मेमोरी है वो एक तरह से भुलक्कर मेमोरी है। हम भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन जो एक बार आपको कंप्यूटर की जो मेमोरी है जिसमें एक बार आप किसी चीज़ को डाल देते हैं तो वो आप फिर जो है वो अस्थाई मेमोरी है, आप कभी भी उसको ढूंढेंगे तो वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगर हमारे मस्तिष्क में जो है वो चीज़ों को अगर इंस्टॉल किया जाए, एक तरह से कहें हम जिन चीज़ों को याद करते हैं, जो स्मृति कहते हैं उसको हम, तो वो आपको चिरस्थायी नहीं होता है। अगर हम बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को हम स्टोर करते हैं, संग्रहित करते हैं या स्मरण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा लंबे अवधि तक जो है हमें याद रहती है। इसीलिए लोग देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो कोई चीज़ अधिक समय तक हमारे मानस पटल पे कैसे बनी रही, कैसे हम अधिक समय तक उसको याद रख सके, इन चीज़ों के लिए जो है उसकी एक अपनी एक अलग जो है वो प्रोसेस है, उसके अपने एक अलग मनोविज्ञान है। बहुत इसीलिए जो है वो कहा जाता है कि समझने पे अधिक ध्यान दिया जाता है कि एक बार हमारी जो ब्रेन है जिस चीज़ को समझ लेती है तो फिर उससे अधिक दिनों तक याद रखती है। लेकिन सीधे हम अगर हम एक कलेक्टिंग सेंटर के रूप में ब्रेन का यूज करते हैं, हम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, सूचनाओं को गैदर करते हैं, तो वो अधिक समय तक जो है वो अस्थाई नहीं हो पाता। फिर अगर हम उसकी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो मस्तिष्क उन चीज़ों को जो है वो याद कर लेता है, फिर वो कम भूल पाता है। तो ये आप डिफरेंसेस देखिएगा। जैसे आप देखिएगा कंप्यूटर में के मेमोरी की अगर बात कीजिए तो कंप्यूटर मेमोरी की एक क्षमता होगी कि ये 500 जीबी का होगा कि 1 टीबी का, 2 टीबी का। लेकिन अगर ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी को आप देखिए तो ह्यूमन ब्रेन में जो है वो आपको चीज़ों को स्टोर करने की एक लार्जर जो क्षमता है इसके अंदर जो है वो आप कभी भर नहीं सकते हैं। मतलब ये मेमोरी आप जितना चीज़ डाल सके आप अपनी मस्तिष्क में, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने मस्तिष्क में कितनी सारी चीज़ों को संग्रहित कर पाते हैं और कितने बेहतर ढंग से संग्रहित कर पाते हैं। तो ये जो सोचने समझने की शक्ति है, किसी चीज़ को याद कर पाते हैं हम, वो अग्र मस्तिष्क में ही और अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के द्वारा ही याद रखने की, जो स्मरण करने की जो क्षमता होती है वो मस्तिष्क के इसी हिस्से में होती है। आप देखिएगा कि अगर मस्तिष्क के अगले हिस्से में जब चोट लगती है, प्रमस्तिष्क वाले हिस्से में चोट लगती है, तो उस वह व्यक्ति जो है अपना याददाश्त जो है वो खो देता है। प्राय आप देखिएगा कि कभी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो कुछ व्यक्ति जिसके सिर के अगले हिस्से में चोट लगती है, या आप कह सकते हैं उसको कि प्रमस्तिष्क में जब चोट लगती है तो वो व्यक्ति जो है उसके याददाश्त कभी कभी जो है वो गुम हो जाती है। वो अपने पीछे की जीवन की तमाम घटनाओं को भूल चुका होता है। और देखिएगा कि कई दफ़े ऐसा भी होता है कि वो आदमी फिर से कभी चोटिल होता है, उसके मस्तिष्क का वो पार्ट जो है जो कि एक तरह से चीज़ों को भूल गया था वो अचानक से फिर जागृत हो जाता है। और आप देखिएगा कि वो पुरानी याददाश्त जो है बीते जीवन की जो सारी घटनाक्रम जो है उस तेज़ी से उसके मानस पटल पे उभरने लगते हैं और फिर उसकी जो याददाश्त है वो लौट भी जाती है। हालांकि ये एक जो है ये मेडिकल ट्रीटमेंट की चीज़ें हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी की याददाश्त गुम हो जा रही है तो उसके सर पे जो है वो चोट किया जाए। ये एक इसके लिए एक मेडिकल प्रोसेस है, लेकिन ये सामान्यतः देखा गया है, ऐसा होता है व्यक्तियों के साथ। तो मेरे ख्याल से आप प्रमस्तिष्क को समझ पा रहे होंगे। अब अगर आप देखिए कि अग्र मस्तिष्क का ये दूसरा हिस्सा है जिसको हम डायनसेफलॉन कहते हैं, और डायनसेफलॉन जो है इसको हम लोग देखिएगा कि डायनसेफलॉन का जो आंतरिक हिस्सा होता है वो दो भाग में उसको हम बांटते हैं। एक हो गया थैलेसम हो गया, और उसके अंदरूनी पार्ट थैलेसम के जो भीतर का स्तर होता है जिसको हम लोग हाइपोथैलेसम कहते हैं। जैसे कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर, कि मनुष्य में जो है वो भूख लगने की जो संवेदना है वो मस्तिष्क के किस भाग में होती है, भूख की अनुभूति जो है वो मस्तिष्क के किस हिस्से में होती है। तो भूख की अनुभूति जो है वो मस्तिष्क के आपको हाइपोथैलेसम ग्रंथि जो है, हाइपोथैलेसम वाला जो हिस्सा है, जो डायनसेफलॉन का एक हिस्सा है या आप कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है, वहाँ पे भूख लगने की अनुभूति जो है वो हाइपोथैलेसम ग्रंथि को होती है। आप देखिएगा कि बाद में कि जब हम रासायनिक नियंत्रण को पढ़ेंगे कि
मनुष्य के अंदर केमिकल जो कंट्रोल है और जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे स्थापित होता है, तो वहाँ पे हम लोग एक ग्रंथि को देखेंगे। वो जितने अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। उसको हम लोग मास्टर ग्रंथि, स्वामी ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। तो आप देखिएगा कि ये जो आपको हाइपोथैलेसम जो ग्रंथि है वो बाद में जो है वो पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ उसकी एक जुड़ाव हो जाती है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो ग्रंथि है। जो जितने भी हमारे शरीर में जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंडोक्राइन ग्लैंड माना जाता है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी जो है पीयूष ग्रंथि को ही माना जाता है। और अगर आप समग्रता समझे तो डायनसेफलॉन जो है उसके द्वारा जो है विभिन्न जो ताप का अनुभव जो है या रोने की क्रिया का जो नियंत्रण होता है वो डायनसेफलॉन के द्वारा ही होता है। या हमें जो शारीरिक पेन जो है, फिजिकल पेन जो है, दर्द की, अगर मान लेते हैं कि आपके शरीर में कहीं एक कांटा चुभो देते हैं तो उससे जो दर्द होते हैं, कहीं घाव है तो उसका जो पेन है, मतलब इस तरह की जो दर्द की जो अनुभूति है वो मस्तिष्क के इसी हिस्से के द्वारा, डायनसेफलॉन के द्वारा ही आपको होता है। तो ये हो गया आपको अग्र मस्तिष्क। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अग्र मस्तिष्क के क्या पार्ट्स हैं, क्या संरचना है अग्र मस्तिष्क का, किस तरह का होता है और उसके अपने क्या काम है, उस चीज़ को आप लोग बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का जो मतलब मध्य भाग है, जिसको कि हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये मिड ब्रेन जो है, जिसको हमने बतलाया कि ये आपको मिसेनसेफलॉन जो है वो रूपांतरित होकर जो है आपको मिड ब्रेन के रूप में जो है वो रूपांतरित हो जाती है, बदल जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि मध्य मस्तिष्क की, मिड ब्रेन की अगर आप बनावट को देखिएगा तो मिड ब्रेन में देखिए कि ये कॉपर्स कैलोसम को हमने देखा कि प्रमस्तिष्क जो है वो कॉपर्स कैलोसम नामक संरचना के द्वारा जो है वो दो भाग में जो है वो प्रमस्तिष्क जो है उसको बांट दी जाती है, जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। तो दरअसल कॉपर्स कैलोसम, और आप देखिएगा कि पश्च मस्तिष्क का जो एक हिस्सा है पोन्स बेरोलाई, तो ये कॉपर्स कैलोसम और पोन्स का बीच वाला जो भाग आप कहिए कि मस्तिष्क में, उसको हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन कहते हैं। मतलब आप मस्तिष्क में अगर इसकी अवस्थिति को समझने का प्रयास करें तो आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे देखिए कि अगर मस्तिष्क में जो कॉपर्स कैलोसम है और पश्च मस्तिष्क में जो पोन्स है, तो पोन्स बेरोलाई और कॉपर्स कैलोसम के बीच वाला जो हिस्सा है दरअसल उसको हम लोग जो है वो मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें इस मध्य मस्तिष्क के बारे में कि मध्य मस्तिष्क में जो है वो चार जो है विशेष तरह की जो है वो रचनाएं पाई जाती है, जिसको कि हम कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना के नाम से जानते हैं। हमारे आँख की पेशियों का जो नियंत्रण है, आँख की पेशियों का जो संतुलन होता है वो आपको मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे कि मध्य मस्तिष्क जो है वो कॉपर्स कैलोसम और पोन्स के बीच वाला हिस्सा है, और दरअसल मिसेनसेफलॉन जो है वो रूपांतरित होकर जो है वो मध्य मस्तिष्क का निर्माण कर लेता है। और आँख की पेशियों का नियंत्रण दरअसल मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। अब आते हैं हम लोग मस्तिष्क के तीसरे हिस्से में, यानी कि पश्च मस्तिष्क में। ठीक है, कि हिंड ब्रेन को, जिसके बारे में हम बताएं कि रोम्बेनसेफलॉन जो है वो रूपांतरित होकर हिंड ब्रेन का मतलब पश्च मस्तिष्क का निर्माण करता है। और अगर आप पश्च मस्तिष्क को देखने का प्रयास करें तो पश्च मस्तिष्क को हमने दो भाग में बांटा था। एक आपको अनुमस्तिष्क, जिसको कि हम लोग सेरिबेलम कहते हैं, और दूसरा हम लोग जो है ब्रेन स्टेम यानी कि मस्तिष्क स्टेम के रूप में हम बांटते हैं उसको। और मस्तिष्क स्टेम को फिर हमने दो भाग में बांट दिया, पोन्स बेरोलाई और जो मेंडुला ऑब्लंगेटा है, उस दो हिस्सों में हम इसको बांट देते हैं। अब बारी बारी से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल अनुमस्तिष्क जो है मतलब एक तरह से ये पिछला हिस्सा हो गया, मस्तिष्क का जो पीछे वाला हिस्सा हो गया वो कहलाता है अनुमस्तिष्क है, यानी सेरिबेलम कहलाता है। और अगर आप सेरिबेलम की बनावट को देखेंगे तो दरअसल एक बर्मिस और दो जो है वो अनुदैर्ध्य पाली के द्वारा जो है आपको, यानी जिसको आप गोलार्ध कहते हैं, तो एक बर्मिस और दो
पाली के द्वारा, दो गोलार्ध के द्वारा जो है अनुमस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर इसके कोशिकाओं के बारे में, आपको तंत्रिकाओं के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो माइलिन युक्त जो तंतु होते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि सेरिबेलम जो है वो किस तरह के तंतुओं से सेरिबेलम जो है वो बने होते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे इस एक पॉइंट को कि जो माइलिन युक्त जो तंतु होते हैं, उस माइलिन युक्त तंतुओं के द्वारा ही आपको सेरिबेलम का निर्माण होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो सेरिबेलम से है कि हमारे शरीर की जो ऐच्छिक पेशियां हैं, जब हम लोग पेशी तंत्र को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पेशियां जो है सामान्यतः तीन तरह के होते हैं: रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। रेखित पेशी को हम लोग ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं, और अरेखित पेशी जिसको कि हम लोग अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। मतलब कि ऐच्छिक पेशी का मतलब होता है कि शरीर की वे पेशियां जिसमें गति जो होती है वो हमारी इच्छा के अनुरूप होती है, लेकिन शरीर की कुछ ऐसी पेशियां होती है जो कि हमारे इच्छा अनुरूप जो है उसमें गति नहीं होती है। सेरिबेलम यानी मस्तिष्क का जो ये हिस्सा है, अनुमस्तिष्क का हिस्सा है, दरअसल उसके द्वारा हमारे शरीर की जितनी भी ऐच्छिक पेशियां हैं उसका नियंत्रण जो है वो एक तरह से अनुमस्तिष्क के द्वारा ही होती है। ठीक है, यानी सेरिबेलम के द्वारा ही होती है। अब आते हैं, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं मस्तिष्क स्टेम को। तो मस्तिष्क स्टेम को अगर हम देखने का प्रयास करें तो मस्तिष्क स्टेम को हमने दो भाग में बांट दिया, एक पोन्स बेरोलाई और दूसरा जो हो गया वो मेंडुला ऑब्लंगेटा हो गया। तो पोन्स बेरोलाई कोई बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि हमारे श्वसन की जो तंत्र की जो पेशियां हैं, मतलब फेफड़े की जो पेशियां हैं, तो उसका नियंत्रण जो है वो मस्तिष्क के इसी हिस्से के द्वारा होता है। मतलब श्वसन का नियंत्रण अगर आप कहें कि मस्तिष्क के किस हिस्से के द्वारा होती है, तो श्वसन का नियंत्रण जो है वो मस्तिष्क के पोन्स बेरोलाई के द्वारा, यानी जो कि एक पश्च मस्तिष्क का भाग है, या आप कह सकते हैं मस्तिष्क स्टेम का, ब्रेन स्टेम का एक हिस्सा है पोन्स बेरोलाई, उसी के द्वारा, जो इस पोन्स के द्वारा जो है वो श्वसन के क्रिया का नियंत्रण होता है। अब आते हैं हम लोग मेंडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो मेंडुला ऑब्लंगेटा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, क्योंकि ये हमारे पश्च मस्तिष्क के सबसे निचले हिस्से से अधर तल से शुरू होकर जो रीढ़ की जो हड्डी होती है जिसको हम मेरु रज्जु कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं, तो मेरु रज्जु के आखिरी सिरे तक आप देखिएगा कि मेरु रज्जु की जब बनावट को पढ़ेंगे तो उसके बीच में एक कैनाल होता है जिसको कि हम लोग मेरु रज्जु का कैनाल कहते हैं। उस मेरु रज्जु के कैनाल से होकर जो आखिरी सिरे तक, मतलब मेरु रज्जु के ठीक निचले हिस्से तक इसका फैलाव होता है। ठीक है, और यही कारण है कि दरअसल जितने भी हमारे आंतरिक अंग है, जो मुख्यतः अनैच्छिक पेशियां जो होती है, जो हमारे इच्छा के अनुरूप जिसमें गति नहीं होती है, जिसका जुड़ाव मेरु रज्जु से होता है, तो मेंडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा उन सबों का नियंत्रण जो है किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अनैच्छिक क्रियाओं का जो केंद्र है, जिस तरह से ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र हम लोग किसको कहते हैं, अनुमस्तिष्क को कहते हैं, सेरिबेलम को कहते हैं, उसी तरह अगर हम कहें कि अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु, तो मानव मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र जो है वो मेंडुला ऑब्लंगेटा को जाना जाता है। जितनी भी अनैच्छिक पेशियां हैं वो मेंडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा ही नियंत्रित होती है, उसी के द्वारा जुड़ी होती है। और कारण है कि जब मस्तिष्क के पिछले हिस्से में, मतलब पश्च मस्तिष्क में चोट लगती है, आघात पहुंचता है, तो ऐसे स्थिति में देखिएगा कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, तो और पश्च मस्तिष्क में पिछले हिस्से में जब चोट लगती है तो हमारे शरीर की जो ऐच्छिक पेशियां होती है, जो अनैच्छिक पेशियां होता है, उसका नियंत्रण जो है मस्तिष्क से टूट जाता है, उसका संपर्क टूट जाता है, उसका नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसका शरीर के अंग अन्य अंगों से जुड़ाव नहीं रह जाता है, वो व्यक्ति जिसको हम अचेत कहते हैं, और वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। तो इस तरह से हम मानव मस्तिष्क के जो ये विभिन्न हिस्से थे उसको हम लोगों ने बखूबी इसको पढ़ा, समझा, जाना, और तमाम हिस्सों के अपने क्या सब काम है, जिसमें दो तीन जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, एक सेरिब्रम को जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं, और मेंडुला ऑब्लंगेटा जिसको हम लोग अनैच्छिक क्रिया का केंद्र कहते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि पोन्स जो है वो श्वसन के क्रिया का, पोन्स बेरोलाई के द्वारा जो है श्वसन की क्रिया का नियंत्रण होता है। अगर आप मध्य मस्तिष्क में आप देखेंगे ध्यान से, तो मध्य मस्तिष्क जो है वो आँख की पेशियों का जो है
नियंत्रण जो है मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। और यहाँ पे हम लोग देखें प्रमस्तिष्क के अंदर की बहुत सारे इसके काम है, सोचने विचारने की शक्ति हो, या हमारे स्मरण की शक्ति है, या हमारे जो मनोभाव है, घृणा, हर्ष, विषाद, प्रेम, ईर्ष्या, ये सारे मनोभाव जो है वो मस्तिष्क के इसी हिस्से में होती है। बुद्धि जो है मनुष्य की, जो ब्रेन की, जो वो मानी जाती है कि इसी हिस्से में हमारे सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वो इसी हिस्से में होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने मानव मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को हम लोगों ने कवर किया यहाँ पर। कि हमारे मस्तिष्क के अगर कार्य को देखिए तो हम उसको थोड़ा टुकड़ों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कार्य तो हो गया मस्तिष्क का, वो हो गया सूचनाओं को कलेक्ट करना। उसके बाद हमने देखा कि हमारे शरीर की जो जैसे ताप का अनुभव है, जैसे रोने की क्रिया का अनुभव है, भूख लगने की क्रिया का अनुभव है, सुनने की संवेदना है, देखने की संवेदना है, श्वसन की क्रिया की जो संवेदना है, वो सारी संवेदना जो है वो मस्तिष्क को ही प्राप्त होती है। या हमारे मस्तिष्क में जो विभिन्न मानवीय मनोभाव हैं, चाहे वो घृणा है, हर्ष है, विषाद है, द्वेष है, प्रेम है, ये तमाम तरह के जो भाव हैं वो मानव मस्तिष्क में ही ये जन्म लेते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मानव मस्तिष्क के कार्य को देखेंगे तो जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं उसका नियंत्रण, या हमारी अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण जो है वो मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। मस्तिष्क जो है शरीर के विभिन्न अंगों से जो है वो सूचनाओं को, संवेदनाओं को जो है वो ग्रहण करने का काम करता है। उसके बाद आपने देखा था कि मस्तिष्क जो है जिन संवेदनाओं को संवेदी न्यूरॉनों के जरिए प्राप्त करता है, फिर उन सूचनाओं पर जो है वो एक मंथन करता है, उस पर विचार करता है, और उसके बाद अगर लगता है कि कोई उचित अनुक्रिया करना है तो मस्तिष्क जो है वो प्रेरक न्यूरॉन को जो है वो अनुक्रिया जो है वो जो है रेफर करता है, और प्रेरक न्यूरॉनों के जरिए जो है वो विभिन्न अंगों तक जो है मस्तिष्क की जो अनुक्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो आपको पहुंच जाती है। तो ये भी आपको मस्तिष्क के ही काम है। शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से संबद्ध करना, उसको संतुलित करना, जो विभिन्न क्रियाएं हैं आपको, जो जैव उपापचयी क्रियाएं हैं, या आप देखिएगा कि शरीर के विभिन्न अंगों को कोऑर्डिनेट करना, उसको क्या कर एक दूसरे से संबद्ध करना, ये भी एक मस्तिष्क का काम है। और इस तरह से आप देखिएगा तो पूरे शरीर का जो है नियंत्रण जो है, उसकी समन्वय जो है, उसमें मस्तिष्क जो है वो कहीं ना कहीं एक मुख्य केंद्र के रूप में काम करता है। और यही कारण है कि ह्यूमन ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र की जो है वो केंद्र कहते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कहते हैं। फिलहाल मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। और आज के इस क्लास को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग जो है वो देखेंगे कि रासायनिक नियंत्रण की क्रिया किस तरह से होती है, जहाँ पे हम लोग विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों को, एंडोक्राइन ग्लैंड को देखेंगे, और उससे स्रावित होने वाले जो पदार्थ है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक अगले क्लास में, एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।